बाद करंट अफेयर्स क्लास। करंट अफेयर्स की क्लास में कल हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे, नहीं हो पाई थी क्लास बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल फॉल्ट्स। नाउ इट्स ऑल थिंग्स आर ओके। अब जनरली टेक्निकल जो दिक्कत होती थी वो नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारी क्लास का जो है करंट अफेयर्स की क्लास है बेटा, और करंट अफेयर्स की क्लास में हम आपको 9th 10th 11th जुलाई की बात करेंगे। सबसे पहले 9th को यूं निपटा देते हैं, 4-5 ही इंपॉर्टेंट उसका बचा हुआ है, ये 2 दिन से अटक रहा था। और करंट अफेयर्स के संदर्भ में बेटा आज 29 जुलाई है और आज वर्ल्ड टाइगर डे होता है, और उससे रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं हम आपको सुबह सुबह सबसे पहले, मेरे दिल में यही होता है कि जितनी जल्दी अखबार आए और पढ़ करके सबको सिस्टमाइज करके आप तक न्यूज़ पहुंचा दे, क्योंकि न्यूज़ का इंपॉर्टेंस तो अर्ली मॉर्निंग तक ही है, ये मैं भी समझता हूँ। और मेरे दिल में भी रहता है कि सबसे पहले मैं ही आपके लिए सोर्स बनूं, न्यूज़ को एकदम फिल्टर करके आपके पास भेज दूं। तो ये मेरी इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे जितने भी हैं वो सबसे पहले न्यूज़ को अंडरस्टैंड कर ले और 10-11 बजे तक ऐसे रेडी हो जाए कि पूरे दिन भर कोई भी उससे बातचीत करे तो परफेक्ट हो, भाई आज का ये है क्यों। तो इसीलिए आज जैसे है टाइगर्स डे, उसके ऊपर 2 मिनट बोलना, ये सब हम अब बोलना कम कर दिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सब कुछ हमने आपको भेज दिया है। फिर भी जो दिक्कत हो पूछते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के तहत जो प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल मई जून के लिए शुरुआत किया था, उसे जुलाई अगस्त सितंबर तक के लिए बढ़ाया, लेकिन हालात को देखते हुए अब इसे एक्सटेंड करके नवंबर तक कर दिया गया है कि 30 नवंबर तक अब हमें प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 30 नवंबर तक प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज साथ में 1 किलो दाल प्रत्येक महीना मुफ्त में बिना पैसा दिए उन्हें मिलेगा राशन की दुकान से। पहला पॉइंट। प्रवासी मजदूर जो हमारे हैं उनको भी आत्मनिर्भर योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण की व्यवस्था अब जून अगस्त तक कर दिया गया कि अगस्त तक मिलेगा। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना है उसके तहत 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जो जून तक खत्म हो रहा था उसे बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया कि सितंबर तक आप ये 3 फ्री सिलेंडर ले सकते हैं। ये चीज है। अब है 3 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको सरकार पूंजी उसमें डाल करके उसको और डेवलप करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको, क्यों? क्योंकि जनरल इंश्योरेंस की वजह से जो देखते हैं बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होने की वजह से देखते हैं कि उसमें पूंजी डालेंगे तभी जो है वो मुआवजा दे सकता है। अब आइए 10 जुलाई 2020 ब्रिटेन इंडिया ग्लोबल वीक ऑर्गेनाइज कर रहा है जो वर्चुअल होगा, यानी 10 जुलाई को हमारे प्राइम मिनिस्टर इस ग्लोबल समिट में भी बात करेंगे जो किसके बीच, ब्रिटेन इंडिया के बीच ग्लोबल समिट होने जा रहा है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है आपका, और इसका जो सब्जेक्ट है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड का जो संदर्भ है उसके संदर्भ में यह आया है, ठीक है। तो चलिए, मेरा बेटा लोग भी लॉकडाउन में देखिए बसें बना रहा है, ठीक है, और तरह तरह की चीज़ें बना रहा है, समय ये भी काट रहा है और हम लोग तो समय को रगेद रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, ग्लोबल समिट का जो थीम है वो भी समझ में आ गया, प्लस समझिए 1-1.5 महीना पहले अप्रैल के लास्ट वीक के संदर्भ में देखें तो अमेरिका ने कहा था WHO से कि WHO पूरा पक्षपात करता है और अब WHO से रिश्ता हम नहीं रखेंगे,
यानी अमेरिका डब्ल्यूएचओ से रिलेशन नहीं रखेगा, मेंबरशिप नहीं। दैट वाज वोकेटिव। बट बाय पेपर जो अलग होने की प्रक्रिया है उसकी एक प्रोसेस होती है। याद रखिएगा 7 जुलाई को अमेरिका विधिवत रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सदस्यता का त्याग करके अलग हो चुका है। अमेरिका डब्ल्यूएचओ की सदस्यता का त्याग कब किया? 7 जुलाई 2020 को। अब अगला आइए, अमेरिका का जो विदेश मंत्री है, फॉरेन सेक्रेटरी कहिए या फॉरेन मिनिस्ट्री, माइक पोम्पियो है, जिसने अभी घोषणा की है चीन के वैसे अधिकारी वर्ग जो तिब्बत क्षेत्र में जाने वाले विदेशियों को उसके वीजा को प्रतिबंधित करते हैं, ऐसे अधिकारी जो हैं उनको अमेरिका वीजा नहीं देगी, अमेरिका में नहीं आने देगी, उसे प्रतिबंध लगाता है। तिब्बत एक स्वायत्त प्रदेश है और तिब्बत में जो विदेशी जाना चाहते हैं उसको वो जाने नहीं देते चाइना, ताकि वहां के हालात को देख करके ये लोकतंत्र की मांग न करने लगे, शोषण के चक्र को। तो तिब्बत नहीं, चीन के वह अधिकारीगण जो विदेशियों को तिब्बत जाने की वीजा रोकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे अधिकारी अब अमेरिका नहीं जाएंगे, उस पर प्रतिबंध लगा है। चलिए अब आइए, इंडियन रेलवे ने यह तय किया है कि किस तरह के कोचेस होंगे और कितने कोचेस होंगे किस गाड़ी में। तो ध्यान दें, इंडियन रेलवे ने यह तय किया है कि हर गाड़ी में कोच की संख्या निर्धारित होगी, न ज्यादा न कम। और अगर ज्यादा अगर डिमांड आता है उसी गाड़ी का तो दूसरी गाड़ी उसकी जगह पर भेजी जाएगी। ये नहीं कि 2-4 डब्बे और जोड़ दिए। तो इस ख्याल से देखेंगे तो कहा गया है जितने भी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है 18 डब्बों की होगी। ऑल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन विल बी कंटेंट विद 18 बॉगीज, 18 वैगन्स की होगी। और जितनी राजधानी है वह भी, और जितने मेल ट्रेन है वह भी 18 के। तेजस जो है वह भी 18 की होगी, जिसमें पहले 12 से 14 डब्बे लगते थे। तो याद रखिएगा, राजधानी, शताब्दी, तेजस जो मेल है, ये चारों का ग्रेड क्या है? 18 डब्बे वाली हो जाएगी। 20 कोच किस में लगेगा? तो याद रखिएगा, जो डे सर्विस है प्रीमियम, ठीक है ना, इंटरसिटी टाइप्स के, उसमें 20 कोच होंगे। जो जन शताब्दी है उसमें 22 कोच होंगे, जन शताब्दी 22 कोच। इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जो होता है, जो दिन में चलता है, उसमें 20 कोचेस होंगे। तो ऐसे दिया हुआ है। सारे कोचेस जो होंगे लिंक हॉफमैन बुश वाला होगा, LHB। LHB एक क्वालिटी है जिसमें काफी प्लास्टिक्स वगैरह का प्रयोग होकर के कुशन टाइप से बन जाता है। इसमें जर्क कम होता है, लग्जरियस ज्यादा होता है, एक्सीडेंट के चांस कम होते हैं और आवाज भी कम करता है चलने में। LHB, लिंक हॉफमैन बुश। अगला आइए, हमारा एक गेम है स्क्वाश। स्क्वाश गेम में मिस्र की एक खिलाड़ी रही हैं, ठीक है, रैनीम एल वेलिनी। रैनीम एल वेलिनी, ये महिला खिलाड़ी जो इजिप्ट, मिस्र यानी अफ्रीका की हैं, उन्होंने अभी अभी इस खेल से, स्क्वाश खेल से संन्यास की घोषणा कर दी। She declared retirement from squash, and this squash game related Indian player Jyotsna Chinnappa। ज्योत्सना चिनप्पा स्क्वाश गेम की वर्ल्ड की 2nd रैंकर थी फीमेल में। चूंकि अब इजिप्ट की 1st रैंकर रेनिम एल वेलिली ने
संन्यास की घोषणा की, ऑटोमेटिकली अब हमारी भारत की स्क्वाश प्लेयर जोशना चिनप्पा बिकम फर्स्ट रैंकर? इट इज गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट, पिछले 10 वर्षों में 2010 से 2020 का अगर समय देखें तो गोल्ड में जिसने भी इन्वेस्ट किया, चाहे गहने के रूप में या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में या जिसमें, लगभग उसे 142% का रिटर्न आया है. यानी दाम 150 गुना बढ़ गया है. अगर उन्होंने, ठीक है, अगर उन्होंने 20,000 रुपए भरी लिया था तो आज, भरी यानी 10 ग्राम, 20,000 रुपए लिया था तो आज लगभग 47,000 रुपए. डेट याद रखिएगा, 9 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं. 47,000 रुपए है. हालांकि ये तो 54 पे गया, और मैंने कहा था ना कि ये 55 से 58,000 के बीच जाएगी. उसके बाद जैसे ही फेडरल बैंक बोलेगा गिरना शुरू करेगी, नेचर है, ये जाएगी. और मैं कह रहा हूं नवंबर आते आते, याद रखिएगा, ये अक्टूबर नवंबर के बीच 50 से 52-53 के बीच होगा, और उसके बाद वो गिर करके 49, 48, 50, 49, 47 से 50 के बीच ही रहेगा. 50 को अभी नहीं पार करेगा, उस टाइम तक गिर के आ जाएगा. देखिएगा, और अक्षय तृतीया जब आएगा मई में, तब देखिएगा वो 52-55 के आसपास बना रहेगा अगले साल, इस साल नहीं. अब आइए, अब हम देखते हैं इन लास्ट 10 ईयर्स 142% गोल्ड रिटर्न दिया है, नो डाउट. 18,000 से 50,000 की सीमा में आ गया. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये रिपोर्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. चलिए, अब हम बात करते हैं 10 जुलाई की. अब 10 जुलाई के ऊपर हमारा फोकस होगा, ये याद रखिए, 10th ऑफ जुलाई याद रखिए. जो ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि चाइना ने कोविड के साथ धोखा किया दुनिया को और इसकी जांच होनी चाहिए, तो गुस्से में आ गया चाइना और ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते बिगड़ गए हैं. बिल्कुल, हमने इस बात का समर्थन किया कि होना चाहिए, हमने मतलब इंडिया ने. तो उसके लिए एक कमिटी बनेगी, जांच कमिटी, बिल्कुल बन चुकी है, काम शुरू हो चुका है. रिमेंबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेट अप पैनल टू प्रोब इट्स वायरस रिस्पॉन्स. WHO ने एक कमिटी सेटअप की है जिसका काम है कि इस वायरस का फैलने का अकाउंटेबिलिटी और उत्तरदायित्व किसके ऊपर है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस त्रासदी का, उस पर यह कमिटी सेटअप हुई है. दिस कमिटी हेडेड बाय इंडिपेंडेंट आइज फॉर्मर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर. कहने का मतलब है इस कमिटी में 2 महिला हैं, 2 सदस्यीय कमिटी है, और इंडिपेंडेंट व्यक्ति को लाया गया है जो किसी देश के किसी पद पर नहीं है फिलहाल, पर कभी बड़े ऊंचे पद पर रह चुकी हैं. इनमें एक न्यूजीलैंड की रह चुकी प्राइम मिनिस्टर हेलेन क्लार्क, महिला है हेलेन क्लार्क, और फॉर्मर लाइबेरियन प्रेसिडेंट एलन जॉनसन सरलिफ. अफ्रीका के लाइबेरिया देश की राष्ट्रपति रह चुकी एलन जॉनसन सरलिफ, ये भी फीमेल है. इन 2 सदस्यीय कमिटी बनाई गई. कोविड की जांच के लिए WHO के द्वारा स्थापित जो कमिटी बनाई गई है उसमें कितने सदस्य हैं, 2. दोनों महिला हैं. एक कौन है मालूम है आपको, हेलेन क्लार्क, ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं. दूसरी कौन है, जॉनसन सरलिफ, ये लाइबेरिया देश की राष्ट्रपति रह चुकी है. इट मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है, सरलिफ जो है, जॉनसन सरलिफ, ये अफ्रीका के किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं. अब तो नहीं है, रह चुकी है, ये है. अब आइए, WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है मालूम ही है, टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस. चलिए, अब है रिपोर्टेड सो फार 1 करोड़ 20 लाख केस ऑफ कोविड इन 196 कंट्रीज
टेरिटरीज। ध्यान देंगे, डब्ल्यूएचओ के हेड ने क्या कहा, 10 जुलाई नहीं 9 जुलाई के हिसाब से सोचना है। 9 जुलाई के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में 1 करोड़ 20 लाख तक लोगों को कोरोना बीमारी हुई, और ये सभी लोग 196 कंट्री यानी 196 कंट्री तक फैल चुकी है। यूएनओ के मेंबर 193 है, यहां 196 कंट्री तक फैल चुकी है, और कुछ टेरिटरीज भी हैं, याद रखिएगा। अब आइए, जो 65 लाख जो है रिकवर हो गए, तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को हुआ, जिसमें 65 लाख लोग रिकवर हुए। डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट कह रहा हूं, आज की तारीख में तो 2 करोड़ को पार कर गया है। चलिए अब आइए, न्यूजीलैंड की वुमेन्स क्रिकेटर टीम नाउ कैप्टन कौन बनी, तो ये याद रखिएगा सोफी डिवाइन कैप्टन है, सोफी डिवाइन। ऐसे कभी कभी खेल पे सवाल आता है। अब आइए, 9 जुलाई गोल्ड प्राइस ऑन एक्सट्रीम हाई 50,184। सवाल, किस तारीख को भारत में गोल्ड की प्राइस 50,000 की सीमा को पार कर गया पर 10 ग्राम? 9 जुलाई को 50,000 को पार करके 50,184 रुपया प्रति 10 ग्राम मूल्य हुआ। यह सवाल बनेगा, मूल्य तो अभी बढ़ ही रहा है, पर कब 50,000 को क्रॉस किया, यह सवाल बनेगा। अब आगे आइए, अगला एमएसएमई, यू नो बेटर, माइक्रो स्मॉल, ठीक है, मीडियम एंटरप्राइजेस गेटिंग लोन अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम ड्यू टू COVID-19, it's deducted 2% interest rate, now 9.25 rate of interest after reducing 2% interest rate from NBFC at 14% interest rate। ध्यान देंगे, भारत सरकार ने जो लघु, ठीक है, मध्यम वर्ग के जो हमारे उद्योग धंधे हैं, यूनिट है, इकाई है, उनको आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो लोन दिया जाएगा अधिकतम 3 लाख रुपए तक, वह लोन उन्हें 9.25% पर दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट पर। इसमें 2% कम किया गया है, यानी कि 11.25 था जिसे 2% कम किया गया है। लेकिन जब भारत सरकार से बैंक से लेंगे तब ये, लेकिन अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी टाइप के कंपनी से लोन लेता है एमएसए का, तो वो 14% का इंटरेस्ट रेट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो एमएसएमई को आत्म भारत निर्भर योजना के तहत जो लोन ग्रांट किया जा रहा है, उसमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट को रिड्यूस किया गया है? 2%। कितने पे दिया जा रहा है? 9.25%। ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। अब आ गया मार्क जुकरबर्ग के ऊपर बात करते हैं। मार्क जुकरबर्ग गोइंग टू बी कनेक्ट, ठीक है, म्यूचुअली, ठीक है, इंट्रा कनेक्शन अमंग एफबी, व्हाट्सएप, मैसेंजर डायरेक्टली फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, पैटर्न ऑडियो एंड वीडियो मैसेंजर टू व्हाट्सएप। यानी मार्क जुकरबर्ग जो ऑनर, फाउंडर एंड सीईओ हैं फेसबुक के, और फेसबुक का ही व्हाट्सएप है, फेसबुक का ही मैसेंजर है, फेसबुक का ही इंस्टाग्राम है, इन सभी को, मैसेंजर को, इंस्टाग्राम को, एफबी को, व्हाट्सएप को, इन सबको एक करने जा रहा है, ठीक है, एक करने जा रहा है कि किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। ये नहीं कि उस ऐप को खत्म करके तब इस ऐप पे आएंगे, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जंपिंग ग्राउंड आपका बना दिया है। तो ये एक टेक्निकल पहलू होगा जो सवाल बनेगा। तो ये चीजें हैं बेटा। तो एक तो ये देखा। दूसरा, गूगल मैप शो ट्रैफिक लाइट आइकॉन टेस्ट इज गोइंग ऑन। गूगल जो है
अब अपने मैप में ट्रैफिक लाइट भी दिखाएगा। ट्रैफिक लाइट बता देगा कि ग्रीन है, येलो है या फिर रेड है। तो गूगल अपने मैप में अब ट्रैफिक लाइट को भी शो कर रहा है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। ट्विटर गोइंग टू बी लॉन्च्ड पेड वर्जन, नेम विल बी, ठीक है ना, ग्राफोन। जो ट्विटर है वो अब ट्विटर का एक पेड वर्जन भी निकालने जा रही है और उसका नाम रखिए ग्राफोन। याद रखिएगा, ग्राफोन क्या है? ट्विटर का पेड वर्जन। याद रखिएगा, जैसे कोचिंग सेंटर में क्या होता है, कुछ क्लास फ्री बच्चों के लिए होती है और कुछ पेड क्लास होती है। तो जो पेड वर्जन होगा ट्विटर का, वो ग्राफोन होगा। स्वाभाविक है, उसमें कुछ खास फैसिलिटीज दी जाएगी। मेरा बेटा छोटा वाला अब ये कार बनाया है, बोला है कि आप भैया लोगों को, दीदी लोगों को दिखा दीजिए। तो देख लीजिए, लॉकडाउन चल रहा है, कारें बन रही हैं, ठीक है, कारें बन रही हैं, इट्स ओके। नाउ लिसन केयरफुली। अब है व्हाट्सएप गोइंग टू बी फैसिलिटेट एनिमेटेड स्टिकर्स लाइक टेलीग्राम। अब व्हाट्सएप जो है अपने ग्राहकों को एनिमेटेड स्टिकर्स की भी सुविधा देने जा रहा है, जैसे इंस्टाग्राम पे है, तो ये सॉरी टेलीग्राम पे है, तो वही चीजें यहां पे आ जाएगा। अब आइए, लिंक्डइन एडेड इन द यूजर्स प्रोफाइल 10 सेकेंड ऑडियो क्लिप ऑफ एन नेम प्रोनाउंसिएशन। कहने का मतलब है, अपने नेम के सही प्रोनाउंसिएशन को करने के लिए 10 सेकेंड का एक ऑडियो क्लिप दिया जा सकता है। लिंक्डइन ऐसा कर रही है। तो देखिए, बहुत सारी चीजें चेंज हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में, ध्यान रखना है। 10 जुलाई 1806, वेलोर रिवोल्ट नियर मद्रास। आई वुड लाइक टू बी से 10 जुलाई 1806 को आज के मद्रास, चेन्नई के निकट वेलोर नाम के जगह पे टीपू सुल्तान के जो कभी सैनिक रहे, जिसे 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मार दिया 4 मई को और पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया, और टीपू के सैनिकों को अपने सैनिक के तौर पे भर्ती किया, और कुछ साल के बाद कहा कि अब तिलक नहीं लगाओगे, पगड़ी नहीं बांधोगे, कोई भी धार्मिक चिन्ह, समुदाय विशेष के निशान नहीं होंगे, वरना नौकरी से जाओगे। ये सभी जो है बल्लाल समुदाय के थे, खेती बाड़ी जमींदारी के थे। उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध किया तो क्रांति हो गई। तो वेलोर विद्रोह धार्मिक चिन्ह न लगाने के प्रश्न पर टीपू सुल्तान के पूर्व सैनिक, जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे, ने विद्रोह किया था अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और इसी को सिपाही विद्रोह इसको भी कहते हैं। और याद रहे, इसको कुछ इतिहासकार भारत में प्रथम सैनिक विद्रोह कहते हैं, और यह माना भी जाता है 1857 नहीं है पहला सैनिक विद्रोह, पहला यह है। और इसे कुछ विद्वान के अनुसार, इतिहासकार के अनुसार, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, 1806 वेलोर विद्रोह। याद रखिए, प्रश्न क्या था? तिलक, पगड़ी, धार्मिक चिन्ह के लिए, याद रखना। नेक्स्ट, जुडिशियरी में प्री बार्गेनिंग में अपराध कबूलने पर कम सजा दी जाती है। बिल्कुल, प्री बार्गेनिंग, जब देखे जुडिशियल सिचुएशन में प्री बार्गेनिंग, अगर आपने अपराध कबूल कर लिया तो आपको सजा कम मिलेगी, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, जाओ फ्री हो। तो आप भी जानते हैं, हमारे दरियागंज में करीब 40-50 देशों के मुस्लिम बंधु आए थे। उनका अपना धर्म से जुड़ा कोई सम्मेलन था, उन्हें जमाती कहा गया है, तो जमाती लोग आए थे, और इसी बीच कोरोना फैल गया। तो कुछ असमंजस में रह गए, कुछ बाद में जाएंगे, कुछ षड्यंत्रकारी हो गए, कुछ इनोसेंट पकड़े गए, कुछ षड्यंत्रकारी, कोई किसी के बहकावे में आ गए, हर तरह का बात रहा होगा। इंडोनेशिया और कई देशों के लोगों को हम जांच के लिए डिटेन कर दिए, उनकी रिपोर्ट आई तो बहुत लोग उसमें फंसे हुए हैं, कुछ ने अपनी गलती मानी, और सब वीजा का दुरुपयोग करके आए। कितने दिन रुकना है, कितना ज्यादा रुक गए, आए टूरिस्ट वीजा पे, और टूरिस्ट वीजा पे आके आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते, ये सब रूल है। पर हमारे देश के 70% आवाम तो इन सब से अनभिज्ञ है।
उनको रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी ये चाहिए, मिला नहीं मिला उसी पर राजनीति होती है। जरूरत भी उनकी वही है। हम मध्यम वर्ग हैं, हमें कॉन्फिडेंस है, हम पढ़े लिखे, माता पिता पढ़ा दिए और हमें मालूम है रोटी तो कमा लेंगे चाहे जैसे भी हो, जिंदा तो रह लेंगे। तो हमें क्या चाहिए? इज्जत आबरू आन बान। तो हमें राफेल चाहिए, तो हम गुनगान गाएंगे। बात को समझिए जो मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन 50% से ज्यादा इस देश में हमारे गरीब लोग हैं, वो राफेल नहीं सोचता। कोई भी राजा हो जाए, चीन ही कब्जा कर ले, अमेरिका ही कब्जा कर ले, पाकिस्तान ही कर ले, उसको तो उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि रोटी ही कमानी है। उसको अस्मिता की पहचान नहीं है। जैसे आप ऊपर उठते हैं तो आप रोटी कपड़ा मकान का अपना जुगाड़ कर लेते हैं। अब वो कैसे बरकरार रहे, कैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिले, ये प्रांगण हमें खेलने के लिए मिले, हमारे बच्चों को जनरेशन को सुरक्षा मिले, इस ख्याल से हम राफेल पर जाएंगे, हम बीजेपी पर जाएंगे, हम कांग्रेस की उन नीतियों पर जाएंगे। लेकिन अब कोरोना से कई लोग ऐसे थे जिनका कि बहुत प्रॉब्लम आ गया इकोनॉमी, तो फिर से उन नीतियों पर आए हैं जो नीचे के तबके के लोग, नीचे तबके के लोग मतलब गरीब लोग सोचते हैं। तो किसकी कैसी जरूरत है उसके हिसाब से राजनीति, और उसके हिसाब से जो मुद्दे बनेंगे उसके हिसाब से वो राजनीतिक दल को सपोर्ट करेगा। ये रूल है भारत में। गरीबी बना के रखोगे, मैक्सिमम वोट बैंक हासिल करोगे। अमीरी के नाम पे यहां वोट नहीं मिलेगा, गरीबी के नाम पे मिलेगा वोट बैंक। ये चीज है, क्योंकि गरीब जितने होंगे, अनपढ़ गवार जितने होंगे, वो एक हो जाएंगे। पढ़े लिखे लोग अलग अलग होते हैं। बहुत सारे राजनीति के पहलू हैं यहाँ। चलिए अब आइए, तो 10 जुलाई 1991, ठीक है, बोरिस येल्सिन बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, क्या मतलब? पहले रूस था, फिर 1921 में यूएसएसआर हो गया, फिर 1991 में यूएसएसआर से फिर रसिया हो गया। तो एज ए रसिया का पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन हुआ? बोरिस येल्सिन हुआ। यह ध्यान रखना। इसी बोरिस येल्सिन से सत्ता हासिल करेगा पुतिन। ये चीज अब ध्यान देना है। अब देखते हैं जुडिशियरी के संदर्भ में, समझ गए। एनसीटी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली में देखिए, सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव ड्यूरिंग 10 to 26 जुलाई टू प्लांट 31.5 lakhs ट्री एंड हाउस। दिल्ली की सरकार मतलब एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 जुलाई से 26 जुलाई 16 दिन के लिए एक वन महोत्सव मना रहा है, जो खत्म भी हो गया, मना रहा है, जो 31,50,000 पेड़ पौधे और झाड़ियां लगाई जाएगी और लगाई गई है। तो वन महोत्सव दिल्ली सरकार ने कब मनाया, कितने प्लांट किए, कब से कब मनाया, सवाल तो आने हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो या कुछ भी हो, दिल्ली में आएगा। अब आइए आगे। नेक्स्ट है बेटा उत्तराखंड राजाजी नेशनल पार्क एरिया, ठीक है, देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एरिया। दोनों में कौन बड़ा है? तो ये एक सवाल है, याद रखिएगा। राजाजी नेशनल पार्क इज लार्जर देन जिम कॉर्बेट, ये याद रखना है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं मनरेगा यानी एम नरेगा का मतलब ये हुआ बेटा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2 फरवरी 2006 को शुरुआत हुई। भारत के 200 डिस्ट्रिक्ट में, 200 डिस्ट्रिक्ट में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और 2007 के 1 अप्रैल में इसमें देखते हैं 150 नए डिस्ट्रिक्ट जोड़ दिए। 2008 में इसमें पूरे भारत में लागू कर दिया गया 1 अप्रैल, और लगभग उस टाइम में 614 डिस्ट्रिक्ट में लागू हो गया। आज ये 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, और 2009 के 1 अप्रैल को इसका नाम में कुछ एडिशन करके महात्मा गांधी शब्द लगा दिया। तो जो नरेगा था, एम नरेगा यानी मनरेगा कह देते लोग, नहीं, एम नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
जो 365 दिन एक वर्ष में 100 दिनों के जॉब की गारंटी देता है, अनस्किल्ड जॉब, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी जाति वाति के लोग हों जिनको काम नहीं है, अप्लाई करें। 15 दिन के भीतर अप्लाई की तारीख से उसे दिया जाएगा, वरना उसे जो है मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा जॉब ना देने की वजह से। पर याद रखिए, तो ये है नरेगा। अब याद रखिए, नरेगा 2 फरवरी 2006 बता ही दिया। यूपी गवर्नमेंट ने नरेगा के तहत रेशम के उत्पादन का काम शुरू करना चाह रही है कि नरेगा के तहत रेशम के कीड़े के पालन किया जाए, और रेशम के कीट पालन के लिए जो जिस पेड़ की जरूरत होती है, शहतूत है, बेर है, पलास है, अर्जुन है, उन पेड़ को लगाया जाए ताकि उस पर कीड़े पल सके। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसके तहत रेशम का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है। अतः अर्जुन, शहतूत के पौधे लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में बनारसी सिल्क के लिए भी सिल्क चाइना से मंगाया जाता है, जबकि हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं सिल्क के। फर्स्ट चाइना, सेकंड हम, थर्ड जापान। फिर भी हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो हम इंपोर्ट करते हैं। अब आइए, प्लास्टिक के कचरे से भारत में अब तक 1 लाख किलोमीटर की सड़कें तैयार हो चुकी है। गौर फरमाइएगा, अभी 3 दिन पहले भी मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जहाज रानी मंत्री हमारे नितिन जयराम गडकरी जी, पूरा नाम नितिन जयराम गडकरी जी, जो मराठी हैं, हमारे भारतीय हैं, उन्होंने कहा था कि अब हम रोड में कचड़े का भी प्रयोग करेंगे और भी चीजों का भी। अब हम कोशिश करेंगे कि पुरानी चीजें, टूट फूट वाली चीजें, मलबा, मकान वकान का, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। रीजन, अब पहाड़ों को बचाना है। पहाड़ से पत्थर कट के आते हैं और सड़कें बनती हैं, तो कंक्रीटिंग होती है। पर अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब जैसे मान लीजिए हमारे दरभंगा में रोड बन रहा है, तो दरभंगा में अगर किसी का मकान टूटा है, किसी भी व्यक्ति का मलबा है, वो मलबा खरीद लो, टूटे फूटे ईंट पत्थर रोड़े वगैरह जो भी है, और उसको डालो नीचे। ऊपर से फिनिशिंग होगी वो अलग बात है, लेकिन इन सबसे मजबूती होगी। जूट है, प्लास्टिक कचरे हैं, बहुत सारे पॉलीथीन है, उन सबको गला के किया जाए, ये करने की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत जो गडकरी जी ने अपने रिपोर्ट दिए हैं, उन्होंने कहा है अब तक भारत में 1 लाख किलोमीटर तक की लंबी सड़कें प्लास्टिक से बन चुकी है, और अगले ही साल इसी में 2021-31 मार्च तक 1 लाख किलोमीटर सड़कें और जुड़ जाएगी। गौर से अब सुनिए सारी बात। प्लास्टिक के कचरे से भारत में अब तक 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नेशनल हाईवे 10 किलोमीटर विद 10% प्लास्टिक मिक्स इन 2017। नेशनल हाईवे में ऐसे कई जगह प्लास्टिक की सड़कें बनाई गई हैं एज ए पायलट प्रोजेक्ट, और सक्सेस रहा है। इन सेकेंड स्टेटस 1 लाख किलोमीटर NH स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड म्युनिसिपल गवर्नमेंट के जो रोड हैं, वो भी, उसमें भी प्लास्टिक के यूज हुए हैं। 2020-21 तक यह दोगुना होकर 2 लाख किलोमीटर हो जाएगा। सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी गुणवत्ता यानी कोड ऑफ प्लास्टिक्स को परखता है और वही मेजर करता है, और ये खड़ा उतरा है। तो याद रखिएगा, ये जो पॉलीथीन, प्लास्टिक्स वगैरह सब हैं, इन सब को पिघला करके, सॉलिडिफाइड करके, कंक्रीट के साथ मिला करके इसको डाला जाता है, पिचिंग की जाती है आसफल्ट के साथ, और इस तरह से तैयार होता है सड़कें, जो सस्ता, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है इसकी, और कचरों का प्रबंधन हो गया, मैनेजिंग हो गए कचरे का, ये चीज़ है। इनमें क्या होता है, एक हॉट मिक्स प्लांट होता है जो तारकोल के साथ 10% प्लास्टिक का कचरा मिला देते हैं, और 15% कम लगेगा क्या खर्चा,
नेशनल हाईवे की लाइफ 5 साल बढ़ जाएगी, यानी कि अब 10 वर्ष हो जाएगी। नेशनल हाईवे जब बनाते हैं तो 5 साल तक उसकी लाइफ है, 5 साल बाद उसको फिर रिपेयर करते हैं या री मेकिंग करते हैं। अब क्या है, 15 साल हो जाएगी, तो 10 साल से 15 साल हो जाएगी, ये चीज है। और 15%, 10% खर्च में भी बचत आएगा, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई, खर्च में बचत हो गई, और कचरे का प्रबंधन भी हो गया, ये चीज है। अब आइए, नोएडा सेक्टर में 14A महामाया नगर के पास फ्लाईओवर प्लास्टिक कचरे, दिल्ली मेरठ रोड में कई जगह प्लास्टिक के कचरे, दिल्ली में धौला कुआं से एयरपोर्ट का रोड प्लास्टिक के कचरे मिक्स हुए हैं। 50 किलोमीटर के दायरे में प्लास्टिक्स गार्बेज कलेक्शन सेंटर बनाने की बात हुई है, कि जहां भी हम देखें जहां ज्यादा आबादी वगैरह है, प्लास्टिक्स ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां एक सेंटर बना दो और 50 किलोमीटर के दरमियान वो प्लास्टिक के कचरे को कलेक्ट कर लो और उसको फिर रोड बनाने में यूज कर लो। अच्छा है। 10 जुलाई 1949 लिटिल मास्टर, ठीक है, लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर के 125 टेस्ट विद 10,000 रन्स, ठीक है, अगर देखा जाए, और 108 वन डेज विद 3092 रन्स। कहने का मतलब सीधा है कि जब उसका जन्मदिन आया था 10 जुलाई को, तो कुछ रिपोर्ट आई, हमें उस पर नहीं ध्यान देना। 10 जुलाई सुनील गावस्कर का जन्मदिन है, ठीक है। 24 अप्रैल तेंदुलकर का जन्मदिन है, ठीक है। पर इन दोनों को और एक और राहुल द्रविड़, तीनों को हमें एक खास वजह से याद रखना है। सचिन का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ का पूरा नाम राहुल शिवम द्रविड़, और सुनील गावस्कर का पूरा नाम सुनील मनोहर गावस्कर। ये क्वेश्चन आता है तो इसको याद रख लीजिएगा। अब आइए, इंदिरा आईवीएफ, मालूम ही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर जब कोई महिला सामान्य तरीके से गर्भ धारण नहीं कर पाती, कंसीव नहीं हो पाती, तो उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि से कृत्रिम रूप से गर्भ धारण कराया जाता है। तो भारत में जो इंदिरा आईवीएफ रोज टेलीविजन पर ऐड देखते होंगे, तो इंदिरा आईवीएफ एक कंपनी का नाम भी है और उस कंपनी की टेक्नोलॉजी भी बताती है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो है प्रेगनेंसी कंसीव करवाई जाती है। इसके जो इंदिरा आईवीएफ कंपनी के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो डॉक्टर क्षितिज मुंडिया हैं। और क्षितिज मुंडिया ने अभी रिपोर्ट की कि अब तक भारत में उन्होंने 65,000 निसंतान दंपत्ति को बच्चे जनने में मदद किया है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो 65,000 दाम्पत्य जीवन में मदर जो हैं वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी से बच्चे को जनी है, मां बनी है, तो वरदान है, सही बात है। नेक्स्ट, यूएसए टेलीविजन सीरीज या शो सुपर वुमेन। अमेरिका का एक टेलीविजन शो है सुपर वुमेन, जिसमें बैट वुमेन है, ठीक है, इसको हम CW सीरीज कहते हैं, बैट वुमेन। तो फर्स्ट टाइम एक ब्लैक लेडी को, जो एक लेस्बियन हीरोइन भी है, उसको जो है लिया गया है बैट वुमेन के रोल में, जिसका नाम है जेविसा लेस्ली। जेविसा लेस्ली, she became the heroine of TV show of USA that's called Batwoman, Batman नहीं, Batwoman। और ये जो है एक ब्लैकिश हैं, और जॉर्ज फ्योल के बाद ही ये लिया गया है, तो मामला तेज था तो एक ब्लैकिश को लिया, पर जो भी है, एक सवाल, तो बैटवुमेन कहाँ का एक टीवी शो या सीरियल है? अमेरिका का। बैटमैन भी, सुपरमैन भी अमेरिका का, ये याद रखिएगा। चलिए, अब 11 जुलाई के ऊपर बात आज नहीं कल होगी, तो कल हम लोग 11 जुलाई पर बात करेंगे। आज के लिए यहीं इसको समाप्त किया जाए, ठीक है? थैंक यू।